अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा पिछला लेक्चर वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने कुछ ग्राफ बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स, इनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ से डरने का आज आपका आखिरी दिन है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जब हमारे पास मैथमेटिकली फार्मूलाज हैं तो फिर हम इन ग्राफ्स की तरफ क्यों जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास कुछ टर्म हैं। तो हमारे पास है जी 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने 4 टर्म लिखी हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट टर्म्स है हमारे पास। तो इनको ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, ये तो इनफाइनाइट टर्म है, इनको हम किस तरह ऐड करेंगे। ये तो मतलब कि किसी फार्मूले से भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, ये इनफाइनाइट टर्म है और इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करने के लिए हमें इनफाइनाइट वक्त चाहिए। तो क्या हम इसको ऐड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। हाँ, बट विजुअली और ग्राफिकली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो विजुअली और ग्राफिकली आसान होती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ फार्मूलाज में घुसे रहेंगे तो हमारे लिए वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं। सो लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास 1 है, इट्स मीन हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 1 एक बॉक्स है। सो 1 के अंदर क्या ऐड करना है हमने? 1/2। इट्स मीन कि इसी बॉक्स का, जो हमारे पास बॉक्स 1 है, इसी का हाफ इसी में ऐड कर देना है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसी बॉक्स का हाफ इसके साथ रख दिया। तो स्टूडेंट्स, आगे हमने क्या ऐड करना है? 1/4, मतलब कि हाफ का भी हाफ। तो 1/2 का भी हाफ हम 1/4 फिर इसी में ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है? 1/8। 1/8 मीन इसका भी हाफ। तो 1/4 का फिर हमने हाफ इसी में ऐड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हम हर बॉक्स का हाफ करके इसमें ऐड करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इसको ऐड करते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ हमारे पास क्या शो होगा कि ये 2 बॉक्स शो होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारा आंसर एक और बड़े बॉक्स में अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे 1 और 1 हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2। तो स्टूडेंट्स, इन टर्म्स को लामहदूद तरीके से ऐड किया है, तो इसका आंसर क्या आया? हमारे पास 2 आया। तो स्टूडेंट्स, क्या किसी फार्मूला से ये पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। तो हमने इसको ग्राफिकली विजुअली देखा तो हमारे पास आंसर 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ होते हैं, हमें सिर्फ इनको समझने की ज़रूरत होती है। ये हमारा काम आसान कर देते हैं। इनसे बिल्कुल भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम एक सीन लेते हैं। हमारे पास सीन 1। स्टूडेंट्स, ये अभी हमारा आज का टॉपिक शुरू नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सीन क्या है कि जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास 3 न्यूटन है, जैसा कि मैंने इस ग्राफ में शो किया है। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास 5 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला क्या था वर्क का? हमारे पास था FD, वर्क इज इक्वल टू FD। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास फोर्स क्या है? 3 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5 मीटर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 जॉल्स वर्क आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये वाला जो हमारे पास फोर्स थी वो हमारे पास 3 न्यूटन थी, और ये ग्राफ में ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट था। तो स्टूडेंट, यहाँ से देखें कि हमें ये कौन सी शेप नज़र आ रही है? ये हमें रेक्टेंगल नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे ही 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 फिर आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास जो 3 न्यूटन है, ये जो हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास क्या है? विड्थ है। रेक्टेंगल की क्या है? विड्थ है। और ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लेंथ है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास 15 न्यूटन आया है, लेकिन ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया भी कहलाता है। तो इट्स मीन हमारे पास रेक्टेंगल का जो हमारे पास एरिया था वो किसके इक्वल हुआ? वर्क के इक्वल हुआ। स्टूडेंट्स, हम फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ग्राफ सीख रहे हैं। तो अब हमने किसकी मदद से सॉल्व करना है? ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है। तो इस वजह से ये हमारे पास जो लाइन है, इसके नीचे वाला जितना भी एरिया होगा इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा।
तो डेफिनेटली वो हमारे पास रेक्टेंगल का ही एरिया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है सीन 2। तो स्टूडेंट्स देखें सीन 2 में हमारे पास जो पहली फोर्स है वो 3 न्यूटन लगी है। तो हमारे पास ये जो लाइन है इसके नीचे वाला आप एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरी F2 लगी है वो हमारे पास 4 न्यूटन लगी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखें कि ये वाली जो लाइन है इसके नीचे का आप एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास फोर्स कम होके कितने 2 न्यूटन हो गया। तो अब फोर्स कम लगी है तो स्टूडेंट्स ये लाइन जो है इसके नीचे वाला एरिया आप फाइंड आउट कर लेंगे। एट द एंड जब ये आप एरियाज जो फाइंड किए हैं इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास फिर वर्क डन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स सीन 1 में देखें हमारे पास फोर्स क्या थी, कांस्टेंट थी, लेकिन सीन 2 में हमारे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है बल्कि क्या है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट थी, ठीक है, तब तो सिंपल फार्मूला था जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। तो जब फोर्स वेरिएबल हो गई है हमारे पास तो तब भी कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। ये देखें हमने फोर्स हमारे पास जब वेरिएबल थी तब भी हमने आसान तरीके से इसको वर्क डन फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आप ये पूछ सकते हैं कि सर सबसे पहले हमारे पास 3 न्यूटन फोर्स लगी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास अचानक जो फोर्स थी वो हमारे पास 4 न्यूटन किस तरह हो गई है। यानी कि हम मतलब एक चीज़ पे 3 न्यूटन फोर्स लगी है तो फिर अचानक 4 न्यूटन कैसे हो गया। 3 और 4 के दरमियान भी तो हमारे पास फोर्सेस हैं ना, 3.1 3.2, ठीक है। तो इस वजह से फिर आप पूछेंगे कि सर और 4 न्यूटन हुई और 4 के बाद अचानक 2 न्यूटन पे हमारे पास फोर्स किस तरह आ गई। तो स्टूडेंट्स इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास सीन 3 में ज़्यादा इंटरवल्स बना देंगे, क्योंकि हमारे पास सीन 2 था उसमें इंटरवल्स कम थे, लेकिन अब हम इस मसले को हल करने के लिए ज़्यादा इंटरवल्स बना देंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास छोटे छोटे इंटरवल्स हैं, तो यहाँ तक हमारे पास 3 न्यूटन फोर्स हुई। फिर स्टूडेंट्स देखें छोटे छोटे इंटरवल, फिर यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम 4 न्यूटन होगी। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने छोटे छोटे इंटरवल बनाए हैं, कम होती होती फिर हमारे पास क्या आ गई, 2 न्यूटन पे आ गई। तो स्टूडेंट्स अभी भी आप कहेंगे कि सर ये हमारे पास जो इंटरवल छोटे छोटे बने हैं यहाँ भी अभी भी जंप्स हैं, यानी कि इनके दरमियान भी हमारे पास छोटी छोटी फोर्स आ सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटे छोटे इंटरवल बनाते जाएंगे इंटरवल छोटे छोटे बनाते जाएंगे, तो एट द एंड हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक कर्व लाइन आ जाएगी। तो आप फिर सेटिस्फाइड होंगे कि सर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है अब एक्यूरेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स ऊपर वाले ग्राफ पे हमने जो छोटे छोटे एरियाज़ बनाए हैं, छोटी छोटी फोर्स इंटरवल्स बनाए हैं, तो उसके स्टूडेंट्स हम एक कर्व लाइन लगाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एरर्स हैं, और जो हमारे पास ऊपर 3 इंटरवल्स थे वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा बड़े एरर्स हैं हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स इस वजह से हमारे पास जो कर्व लाइन आई है अब हमने ऊपर जो पढ़ा तो डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल्स थी, उनके अंडर जो एरिया था वो हमारे पास वर्क डन आ गया। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे कर्व लाइन है, तो इट्स मीन इस कर्व लाइन के नीचे जितना एरिया होगा वो हमारे पास वर्क डन होगा। तो इस जो हमारे पास पहले तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स रेक्टेंगल का एरिया था, उसका फार्मूला तो हमारे पास था, लेकिन अब कर्व अंडर द कर्व जो एरिया होगा उसका भी हमारे पास फार्मूला होगा जो हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अब इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो फिर हमारे लिए अगला लेक्चर जो हमारे लिए है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स वेरिएबल फोर्स, वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट्स मेरी आपको एडवाइस है कि आप एक दफ़ा यहीं पर लेक्चर रोकें और दोबारा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपके लिए ये वाला लेक्चर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल फोर्स हमारे पास क्या होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि हमने एक चीज़ को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है, तो मुसलसल जो फोर्स है हमारे पास चेंज हो रही है यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस चीज़ को ले जाने में, तो ये हमारे पास वेरिएबल फोर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड मुसलसल चेंज हो रही है, तो यहाँ हमारे पास फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वेरिएबल फोर्स होने के लिए हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड का चेंज होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर हमारे पास डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है तो हमारे पास वो वेरिएबल फोर्स होती है।
तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास देखें, हमारे पास एक बॉक्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स लग रही है, हमारे पास एक एंगल से फोर्स लग रही है इस बॉक्स पे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस एंगल से हमारे पास इस बॉक्स पे फोर्स लग रही है और ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास स्ट्रेट लाइन में कवर हो रहा है, लेकिन जो इस पे फोर्स लग रही है वो एक एंगल से लग रही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये सारी की सारी फोर्स ही इस बॉक्स को डिस्प्लेसमेंट करवा रही होगी, तो नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमारे पास फोर्स का कुछ हिस्सा है जो कि इस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट या वर्क डन करवा रही है। तो हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारे पास स्टूडेंट्स होगा F sin थीटा और एक हमारे पास होगा F cos थीटा। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करवा रही है जो फोर्स या फिर जो वर्क डन करवा रही है, वो फोर्स का कौन सा हिस्सा है, वो हमारे पास F cos थीटा है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एफ कोस थीटा हमारे पास है वो हमारे पास एक फोर्स है, ये दो चीज़ें नहीं है, ये हमारे पास एक फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट करवा रही है, ये वर्क डन करवा रही है। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास जो एफ कोस थीटा है, इसको इस लेक्चर में कुछ ज़्यादा अहमियत मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फोर्स कौन सी है, सबसे पहले हमारे पास है जी मोशन ऑफ द रॉकेट। तो स्टूडेंट देखें, जब रॉकेट हमारे पास ऊपर जाता है तो उस पर कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो ग्रेविटी तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। इट्स मीन स्टूडेंट्स अगर रॉकेट यहाँ पे ज़मीन पे है तो वो कोई और फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाके वो कुछ और फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील करेगा और रॉकेट का एंगल भी चेंज होगा। तो इट्स मीन ये वेरिएबल फोर्स है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी एग्जांपल है मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आपको याद है कि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि हमारे पास जो स्प्रिंग है उसको जितना स्ट्रेच करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें फोर्स रिस्टोर होती जाएगी। और वो यही वजह है कि अगर आप एक इलास्टिक चीज़ को जितना ज़्यादा खींच के उसको छोड़ोगे वो उतनी ही स्पीड से आगे जाएगी। तो फोर्स यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो हर वो जगह जहाँ पे फोर्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पे हमारे पास डिपेंड कर रही हो, वहाँ पे फोर्स वेरिएबल होती है। तो अब स्टूडेंट्स आ जाती है एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स अब आपने एक्सप्लेनेशन पे क्या लिखना है, बुक लाइन। तो वैसे मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। सपोज करें यू हैव 2 पॉइंट्स A एंड B एंड यू हैव मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू पॉइंट B। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास 3 फोर्सेस लगी थी, सबसे पहले 3 न्यूटन, फिर 4 न्यूटन और फिर 2 न्यूटन। तो हाँ, आपने 3 न्यूटन की लाइन का जो एरिया निकाला था, फिर 4 न्यूटन का निकाला था और फिर 2 न्यूटन का निकाला था, फिर उनको ऐड कर दिया तो हमारे पास फिर वर्क डन आ गया था। तो इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के छोटे छोटे इंटरवल्स बना दिए हैं और स्टूडेंट्स इतने छोटे इंटरवल्स कर दिए हैं कि फोर्स रिमेन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इतने छोटे इंटरवल कर दिए हैं कि फोर्स ऑलमोस्ट हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है। स्टूडेंट्स फोर्स कांस्टेंट होगी तो हम वर्क डन निकालेंगे ना। तो स्टूडेंट्स अब हम सारे वर्क अलग-अलग निकालेंगे और सबको फिर ऐड कर देंगे। तो यही है हमारे पास स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो वर्क निकालते हैं वो पहले इंटरवल का। तो हमने वर्क का क्या फार्मूला लिखा था, एफ डी कोस थीटा है हमारे पास वर्क का फार्मूला। तो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल का फार्मूला हमारे पास क्या आया, W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा D1 कोस थीटा। तो कोस थीटा के साथ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा D1 है, इस पे जो हमारे पास फोर्स जिस एंगल पे लग रही थी वो भी हमारे पास θ1 हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम छोटे छोटे इंटरवल्स का वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं और फिर हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कुछ मुश्किल नहीं है डियर स्टूडेंट। इसी तरह अब हमारे पास क्या, अब हम W2 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि दूसरे इंटरवल का वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास अब डेल D2 जो हमारे पास है, डेल्टा D2, तो उसका वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या आया, F2 डेल्टा D2 cos θ2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन आ गया है वो हमारे पास जो स्टूडेंट्स डेल्टा D2 डिस्प्लेसमेंट पे जिस एंगल पे जितनी फोर्स लगी थी वो हमारे पास आ गया।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इंटरवल का जो हमारे पास वर्क फाइंड आउट हो गया। इसी तरह थर्ड इंटरवल का फाइंड आउट हम करेंगे। वो भी हमारे पास क्या होगा, W3 F3 डेल्टा D3 cos थीटा 3। तो स्टूडेंट इसी तरह हम फोर्थ इंटरवल का जो वर्क डन फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा W4 इज इक्वल टू F4 और हमारे पास डेल्टा D4 cos थीटा 4। तो स्टूडेंट्स हम जितना मर्जी इंटरवल बना लें वो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट जो आखिरी इंटरवल होगा वो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा WN इज इक्वल टू FN डेल्टा DN cos थीटा n। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि ये हमारे पास जनरल इंटरवल है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जनरल इंटरवल नहीं है, ये हमारे पास nth इंटरवल इसको हम कह सकते हैं। यानी कि अगर 1000 हमारे पास इंटरवल्स हैं तो n की जगह हमारे पास 1000 आ जाएगा। इसमें ये हमारे पास लास्ट इंटरवल है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल टर्म कौन सी हुई, डेल्टा WI इज इक्वल टू FI डेल्टा DI cos थीटा I। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है जनरल टर्म। तो यहाँ पे हमें जो है आई इंटरवल ये हमें क्या बता रहा है कि दरमियान में ये जो हमने 4 से 5 इंटरवल बनाए हैं इनके दरमियान में भी बहुत से इंटरवल हैं। नाउ स्टूडेंट टोटल वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे जो वर्क डन है उनको ऐड करेंगे। तो हमारे पास टोटल वर्क डन किसके इक्वल आ गया, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 एंड डेल्टा WN। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डेल्टा W1 हमारे पास क्या था, F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1 और हमारे पास डेल्टा W2 क्या था, F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, F3 डेल्टा D3 cos थीटा 3। और स्टूडेंट्स एंड वाली टर्म लिखने से पहले जो भी टर्म्स मैं नहीं लिख रहा तो उसको भी मैं लिख देता हूँ एक ही टर्म में, जो हमारे पास जनरल टर्म होगी FI डेल्टा DI cos थीटा I और फिर हमारे पास nth टर्म आ जाएगी जो हमारे पास क्या होगी, FN डेल्टा DN cos थीटा n। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 1000 टर्म हैं तो यहाँ पे हम 1000 टर्म लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर 2000 टर्म है तो हम 2000 टर्म लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैथमेटिक्स है वो आसानी करता है कि अगर हम यहाँ पे टोटल वर्क डन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या लिखना है, जनरल टर्म लिखनी है जो कि हमने लिखनी है FI डेल्टा DI cos थीटा I। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा का निशान लिख देंगे। सिग्मा का मतलब है आप ऐड कर रहे हैं। सो I इज इक्वल टू 1 ये हमारे पास लोअर लिमिट है और ऊपर मतलब के n जो है ये हमने मैक्सिमम इंटरवल्स बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस फार्मूला का मतलब हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास I क्या है, हमारे पास 1 है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1 और सिग्मा का मतलब हमारे पास क्या है, ऐड। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, प्लस ऐड। तो n हमारे पास क्या है, एंड आखिरी टर्म लास्ट टर्म। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स होगा I इज इक्वल टू 2। तो सिग्मा कह रहा था कि यहाँ पे प्लस लगेगा, उसके बाद हम लगाएंगे F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2। तो हमारे पास स्टूडेंट्स फिर सिग्मा क्या कहता है, प्लस लगाएं। इसी तरह अब हम I3 करेंगे, I4 करेंगे, तो एट लास्ट आखिर में हम nth टर्म पुट कर देंगे। तो ये फार्मूला हमें ये सारी ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो स्टूडेंट जब भी हमारे पास वेरिएबल फोर्स होगी तो हमारे पास यही फार्मूला होगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा FI डेल्टा DI cos I इज इक्वल टू 1 और ऊपर हम क्या लिख देंगे, लास्ट टर्म n। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।